बनाते हो तो इट मस्ट हैव अ रेडियस। ठीक है, अब बात करें सर्कुलर मोशन। ये मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ, 12th का नहीं पढ़ा रही हूँ। अब देखो सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, motion of an object along the circumference of the circle is called circular motion। सबसे पहले अपन देखेंगे कि सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of the circle is called circular motion। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के अलोंग के मूव करता है then it is called circular motion। कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, हाँ, ये मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जांपल है द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर मोशन, द मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ। तुमको है ना 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर भी था, तो ग्रेविटेशन में भी तुम यही पढ़े हो ना कि द मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ इज इन अ सर्कुलर मोशन। The sun is moving around the earth is a circular motion. The earth is moving around the sun is moving around the earth is a circular motion. The earth is नहीं, मैं दो क्वेश्चन की। The earth is moving around the sun and the sun is moving around the earth. मैं दो क्वेश्चन की हूँ, हाँ। The earth is moving around the sun and the sun is moving around the earth. तो किसमें सर्कुलर है, किसमें एलिप्टिकल है। केपलर्स लॉ लगाए थे ना तुम, केपलर्स लॉ पढ़ाई थी ना मैं। The sun is moving around the earth is an example of circular motion and the earth is moving around the sun is an example of elliptical motion। ठीक है, तो what is circular motion? Motion of an object along the circumference of the circle is called circular motion। तुमको जो आसान एग्जाम्पल लगती है तुम लिखो। The motion of electron around the nucleus, the motion of moon around the earth, the motion of sun around the earth, the motion of planets around the earth। क्योंकि planet जितना भी है वो अर्थ के अराउंड में सर्कुलर मोशन में ही रहता है। ठीक है, अब इसमें है ना, अब ये कैसा है, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर जो भी चीज रहेगी ना, जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो भी रहेगा वो एंगुलर रहेगा। ठीक है, लीनियर नहीं रहेगा। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है तो वहां पर लीनियर रहता है, यानी वहां जब तुम बात करोगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो यहाँ पर तुम बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। दो चीज है बेटा। अगर सपोज करो एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक गया, पॉइंट ए टू बी, ये सीधा सीधा जा रहा है। यही ऑब्जेक्ट अगर ए से सपोज करो कहाँ पे गया, बी पे गया, लेकिन ये कैसे जा रहा है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है। यहाँ पर जो मोशन है वो लीनियर है, यहाँ पर जो मोशन है सर्कुलर। अब देखो यहाँ पर जो भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो लीनियर रहेगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी वो लीनियर वेलोसिटी रहेगी, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन रहेगा वो लीनियर एक्सीलरेशन रहेगा। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट मेजर कर लोगे स्केल से। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। लीनियर मोशन में जो डिस्टेंस रहता है ना, इट इज डायरेक्टली मेजर फ्रॉम द स्केल। तुम स्केल से डायरेक्ट मेजर कर सकते हो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो ये तुम मेजर कर लिए। वेलोसिटी क्या है, कितना यहाँ से यहाँ तक जाने कितना टाइम लगा, यू हैव अ स्टॉपवॉच टू काउंट द टाइम, है ना। डिस्टेंस तुमको मालूम है, डिस्टेंस को जब तुम टाइम से डिवाइड करोगे इट गिव्स यू अ वेलोसिटी। व्हेन velocity is divided with time then it gives you acceleration। ठीक है, ये लीनियर है। लेकिन अपने को लीनियर कैसा बचपन में पढ़ चुके, 8th 9th 10th में पढ़ चुके। अब तुमको थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना है, तो सपोज करो ये है एंगुलर, तभी यहाँ पे मैं ऐसे बना दूंगी ये।
ठीक है, अब यहाँ पर देखो बॉडी सपोज करो तुम्हारी कहाँ पर है, एक दे कहाँ पे गई बी। यहाँ पर ये जो एंगल बना, अगर फिजिक्स में तुम है ना ज्यादातर तुम फिजिक्स में देखोगे ना तो वी यूज द सफिक्स स्मॉल डी। कोई भी टर्म्स के आगे में स्मॉल डी लिखा रहता है, तो स्मॉल डी क्यों यूज करते हैं? स्मॉल डी जब कोई चीज बहुत स्मॉल अमाउंट में रहती है ना, वी यूज द सफिक्स स्मॉल डी। मेरी बात समझ में आ रही है? जब कोई चीज बहुत छोटी रहती है, बहुत कम रहती है क्वांटिटी में, तो वी यूज द सफिक्स स्मॉल डी। तो यहाँ पर देखो सपोज करो ये जो एंगल है बहुत छोटा एंगल है, तो बहुत छोटे एंगल के लिए क्या लगा दिया अपन, डी थीटा। एंगल को किससे डिनोट करते हैं बेटा, थीटा से। वो एंगल बहुत छोटा सा है, दैट्स व्हाई वी यूज द सफिक्स स्मॉल डी। सबका ध्यान यहाँ रहना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा लीनियर नहीं रहेगा, क्योंकि ये एंगल के फॉर्म में बनेगा, तो इसके लिए बोलते हैं इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डी थीटा। एक्चुअली में तुम अगर थीटा से भी डिनोट करोगे ना तो चलता है, लेकिन डी थीटा के लिए लेते हैं क्योंकि तुम्हारा जो थीटा है दैट इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई वी यूज द सफिक्स स्मॉल डी। तो अगर तुम 8 9 10 पढ़े हो, होप सो, तो डी थीटा कितना आएगा, तुम्हारे पास डायग्राम है ना, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, मुझे इसमें तुम डी थीटा निकाल के बताओ, डी थीटा कैसे निकलेगा, है ना? ऐसी ज्योमेट्री पढ़े हो ना कुछ, ऐसा तुम्हारा पहला शायद है ना 9th या 10th का पहला चैप्टर है जिसमें तुम ये कैलकुलेट कर दो। सब 9th 10th पढ़ के आए, ऐसी ज्योमेट्री देखे हो, ऐसी ज्योमेट्री देखे बेटा, तो तुमको जब डी थीटा एंगल निकालने का रहता है तो कैसे निकालते हो तुम एंगल, आर का अपॉन रेडियस। वेरी गुड। ये जो डी थीटा ये क्या रहता है, आर, आर का अपॉन रेडियस। आर क्या हो गया यहाँ पर, ए डी, रेडियस क्या है बेटा, आर। अब ये तुम एंगल मेजर करते हो, इट मस्ट, फिजिक्स है ना यूनिट और डायमेंशन के ऊपर बेस्ड, डायमेंशन कभी कभी पूछता है लेकिन यूनिट तुमको हमेशा लगाना है। तुम कोई सा भी न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो तुमको लास्ट में यूनिट लगाना कंपलसरी है, अगर तुम यूनिट नहीं लगाओगे देन यू लॉस योर हाफ मार्क्स। तो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या रहेगी, एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना? so then it must have a unit, then what is the unit of angular displacement, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या रहेगी बेटा, रहेगी ना, यूनिट तो रहेगी, क्या रहेगी, थीटा परसेंट। 11 का पहला चैप्टर सिर्फ रेडियन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखो तुम 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे, उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थी तुम्हारी। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या थी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की यूनिट क्या है, रेडियन, तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है बेटा, रेडियन, है ना? अगर ये 3 डायमेंशन में रहता तो इस रेडियन रहता, लेकिन ये प्लेन पे बना हुआ है तो इसके लिए इसकी यूनिट क्या है, रेडियन। लेकिन यही अगर तुम्हारा सर्कल और तुम एंगल निकालते 3 डायमेंशन में, लाइक तुम कौन बनाते, देखो वो पॉप, ये नहीं, देखो तुम अक्सर पेज लेते हो, उसे कौन बनाते हो, बनाते हो, अरे फ्री बैठे रहते हो तो नहीं, वो लोग सब बेचते रहते हैं, वैसे कौन अपन बनाते हैं, उसमें जब तुम एंगल निकालोगे ना तो 3 डायमेंशन पे रहेगा, तो उसकी यूनिट आएगी इस रेडियन। लेकिन ये प्लेन पे बना है ना 2 डायमेंशन पे, दैट्स व्हाई इट्स यूनिट इज रेडियन। अब इसका डायमेंशन क्या आएगा बेटा, अगर यूनिट है तो उसका डायमेंशन भी रहता है बेटा, देन व्हाट इज द डायमेंशन। मैं कुछ अलग पढ़ा रही हूँ, मैं अभी तक वही पढ़ा रही हूँ बेटा जो तुम पढ़ के आए। सर्कुलर मोशन तुम्हारा पहले का चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड। यही चीज अभी मैं 12th में स्टार्ट की,
मैं 11th की पढ़ा रही हूँ। इसकी यूनिट क्या है? यूनिट आ गया रेडियन। ये बेटा तो घर जाके पढ़ लेगा। What is the dimension of this? क्या आएगा डायमेंशन? हाँ बोल। अभी भी नींद में हो तुम? What is the dimension of angular displacement बेटा? मैं यूनिट लिखती हूँ रेडियन। Then what is the dimension of this? Very good. It is dimensionless. तुमको जो नीट में जो एमसीक्यूज वगैरह आता है ना, तो थोड़ा घुमा के आता है। इसका डायमेंशन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वो भी सब समझ लो। नॉर्मली अपन जब डायमेंशन बनाते हैं तो बी फर्स्ट मेक द स्क्वायर ब्रैकेट। तुम कोई भी ब्रैकेट नहीं बना सकते। अपने पास ब्रैकेट बहुत तरीके का रहता है, लेकिन डायमेंशन बनाने के लिए सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लिखो। इसके अंदर मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t। अगर फोर्थ क्वांटिटी तुम्हारी करंट रहती है तो इसके अलावा कोई टर्म्स नहीं आ सकती। सुन रहे हो मेरी बात? मैं बोल रही हूँ तुम डायमेंशंस जब बनाते हो बेटा, तो फर्स्ट यू मेक द स्क्वायर ब्रैकेट। इन ए स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट यू कीप द थ्री क्वांटिटीज, m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइम। अगर सपोज करो अपनी कोई क्वांटिटी की करंट आ जाता है, करंट यूज करते हैं, देन यू यूज द फोर्थ। इसके अलावा कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं है। तो रेडियन एंगल है। रेडियन किसकी यूनिट है बेटा? एंगल की है। तो एंगल का कोई भी डायमेंशन इसमें आता है क्या? फिट बैठता है क्या? नहीं। तो इट हैज नो डायमेंशन। सबको समझ? देखो अभी तुम क्या किए, सर्कुलर मोशन पढ़ रही हो, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा। सबसे पहली बात, सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डी थीटा। एक्चुअली इट इज डिनोटेड बाय थीटा। तुम थीटा भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई एंगल्स बहुत छोटा है या जो भी क्वांटिटी बहुत थोड़ी रहती है, बहुत छोटी रहती है ना, तो वी यूज द सफिक्स स्मॉल डी। तो डी थीटा तुम्हारा क्या है? तुम्हारा 9th-10th स्टैंडर्ड के हिसाब से आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर आर्क क्या है तुम्हारा? ए बी। रेडियस कितना है बेटा? आर। ये जो एंगल है, तुम 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में प्लेन एंगल सॉलिड एंगल पढ़ चुके हो, तो उसकी यूनिट रहती है रेडियन। तुम डिग्री बनाते हो, तुम लोग जो बनाते थे ना बेटा, तो ये देखो जो 9th-10th स्टैंडर्ड में तुम जब सर्कल वगैरह बनाते हो वहां पर डिग्री लेते थे तुम, 40 डिग्री का, 50 डिग्री का। लेकिन ऐसा यूनिट उसकी क्या है? रेडियन। अब ये रेडियन डायमेंशन के कोई से भी टर्म्स में मैच नहीं करता, तो इट हैज नो डायमेंशन। ये पहला हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये मैं 11th पढ़ा रही हूँ बेटा भी। फिर उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा। लिखो चाहे डी ओमेगा लिखो। क्या लिखूं? डी ओमेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल डी थीटा। अब देखो इसका क्या है, जैसे लीनियर वेलोसिटी पढ़े। लीनियर वेलोसिटी क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लीनियर वेलोसिटी क्या था? लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट मींस d ओमेगा इज d थीटा अपॉन dt। ठीक है, अब इसकी यूनिट लिखेंगे। तो अब देखो इसकी यूनिट क्या है बेटा? रेडियन है। थीटा की यूनिट क्या है? रेडियन। रेडियन। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। थीटा की यूनिट क्या थी बेटा? रेडियन। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो डी ओमेगा या ओमेगा की यूनिट क्या हो गई? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका डायमेंशन
तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हाँ, m0 l0 -1। रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन जो टाइम है एक बार आया, लेकिन वो कहाँ है, नीचे है, तो तुम क्या लिखोगे, माइनस। अब इसमें एक चीज देख लो, हाँ, एक फॉर्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। अगर समझो तुम बेटा पूरा, यानी तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे था, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पॉइंट ए पे, ये पूरा डिस्टेंस कवर करके फिर से ए पे आया, तो टोटल एंगुलर डिस्टेंस कितना हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ऑब्जेक्ट देखो, सब बच्चे यहाँ पर देखो बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ए पर है, ये पूरा के पूरा सर्कल कवर करके फिर से ए पे आया, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 360 डिग्री, यानी 2 पाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा के पूरा सर्कुलर मोशन, पूरा सर्कल कवर करता है, तो पूरा एंगल कितना कवर किया वो, है ना। अभी अपन देखो बनाते, तुम अगर इतना क्वार्टर ले लेते हो तो 90, हाफ लेते हो तो 180, ऐसे ही करते हो ना, फिर 270, 360। तो अगर सपोज करो बेटा तुम पूरा एंगल ले रहे हो, तो पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 पाई। दिख रहा है ये नीचे का, ये नहीं दिख रहा है। अगर तुम पूरा के पूरा टोटल निकाल रहे हो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 पाई, 360 यानी 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तुमको एक और बात मालूम है कि जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो क्या रहती है, 1 अपॉन टी, पढ़े हो ना, फ्रीक्वेंसी एन, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो एन क्या रहता है, 1 अपॉन टी, तो ये तुम्हारा एक टर्म और बन सकता है 2 पाई एन। 1 अपॉन टी की जगह तुम क्या लिख दोगे बेटा, डायरेक्ट एन। तो जो ओमेगा है उसका दो फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट लिख दी हूँ, 2 पाई बाय टी और 2 पाई एन। तुमको कैलकुलेशन में ये लगेगा, बहुत सारा जो कैलकुलेशन है उसमें ये फॉर्मूला लगता है। तो कहाँ से आया वो मैं तुमको बता रही थी कि एक्चुअल में एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। लेकिन अगर जो भी ऑब्जेक्ट है पूरा के पूरा सर्कल कवर करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का रहेगा, 2 पाई का। कितने का रहेगा, 2 पाई का अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी क्या रहता है तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी, तो तुम क्या लिख सकते हो, 2 पाई। सबको समझा बेटा। इसके बाद जो थर्ड क्वांटिटी है तुम्हारी, वो है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय सिंबल अल्फा, लीनियर एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय सिंबल ए। लीनियर एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं बेटा, ए से, है ना। लेकिन जो एंगुलर एक्सीलरेशन है इट इज डिनोटेड बाय सिंबल अल्फा। तो अल्फा तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी अल्फा बिकम डी ओमेगा अपॉन डी। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, अल्फा की यूनिट क्या आएगी, देखो इसकी यूनिट क्या है, देखो हाँ, ओमेगा की यूनिट क्या है बेटा, रेडियन पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या है, ओमेगा की यूनिट क्या है बेटा, रेडियन पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, दैट इज इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अगर तुम डायमेंशन लोगे तो कितना आ जाएगा, सबको समझे, क्योंकि ये फॉर्मूला सब यूज करना रहेगा आगे। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, और सिंबल फिक्स है ना, तुम सिंबल चेंज नहीं कर सकते, तुम सिंबल चेंज नहीं कर सकते, इट इज स्टैंडर्ड सिंबल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। डी अगर नहीं भी लगाते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर अपॉन रेडियन, यूनिट रेडियन, नो डायमेंशन। एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ ओमेगा लिखो, डी ओमेगा जल्दी यूज नहीं करते थे, ओमेगा लिखो। ओमेगा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डी थीटा अपॉन dt। इसकी यूनिट क्या हो गई, रेडियन, इसकी यूनिट हो गई सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। इसका डायमेंशन नहीं रहता, सेकंड का डायमेंशन है, इसके लिए -. फिर आता है ये, अगर सपोज करो ऑब्जेक्ट है पूरा कितना सर्कल कवर किया, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 2।
1 अपॉन t को क्या बोलते हैं अपन n, तो 2 pi angular acceleration is denoted by symbol alpha. तो अल्फा क्या है? angular velocity अपॉन टाइम. angular velocity is d omega by dt. अब यूनिट लिखना है, इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट है सेकंड, तो टोटल यूनिट कितनी हो गई? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका डायमेंशन. ठीक है. इसके बाद एक चीज थी कि रिलेशन, ये बेसिक है, हाँ मैं 12th में ही स्टार्ट की अभी तक. हाँ बेटा, इसके बाद एक चीज थी तुमको, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन. अपने को उसको डिराइव करने की कोई, यू हैव टू मस्ट बाय हार्ट द फॉर्मूला. तुमको उसको याद करना ही है. हाँ इतना लिख लो तुम लोग बेसिक के लिए, बाकी मैं लिखाती हूँ ये, लेकिन लिखना ही हाँ तुम लोग, क्योंकि ये बेसिक है, बुक में दिया नहीं है अच्छे से. फिर बाकी जैसे मैं नोट्स क्वेश्चन आंसर के तौर पे वैसे लिखाऊंगी. हाँ ये बेसिक करके लिखो बेटा, मैं लिखाऊंगी नोट्स पूरी उसकी. ये हाँ करो. तुम लोग क्या करो बेटा, तुम लोग का चैप्टर कंटिन्यूएशन में है ना, तो तुम लोग है ना स्पेस वगैरह ये बीच में से पार्ट करके कर लो, क्योंकि हर एक टीचर अपना अपने चैप्टर स्टार्ट किए. आवाज नहीं आना चाहिए क्लास के अंदर. इसका लिख के हो गया ना, पढ़ते बैठो उसको.
लास्ट इज फॉर समय को जो सिंबल है V एंड ओमेगा इज अ सिंबल, तो ये सिंबल में किस चीज के लिए यूज किया? V स्टैंड फॉर, V स्टैंड फॉर, एक भी आवाज नहीं आएगी किसी की। V स्टैंड फॉर, इतना मैं पढ़ाई तुमको अभी तक यही नहीं समझा। उसके बाजू में स्टैंड अप, V स्टैंड फॉर, V एंड ओमेगा बोथ ऑफ देम स्टैंड फॉर, तेज बोलो, तेज बोलो। पढ़ाई ने सब पढ़ाई ना बेटा, कंपैरेटिवली स्टडी करके पता है सब सिंबल के साथ बताइए। अब तुम देखो मैं इतना पौना घंटा पढ़ाई हूँ और स्टूडेंट डोंट नो द सिंबल। P stand for, B किसके लिए? वेलोसिटी दोनों ही है, तो मैं पूछूं B और ओमेगा का के लिए? वेलोसिटी तो दोनों ही चीज है, B भी वेलोसिटी में आता है, ओमेगा भी वेलोसिटी है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन B एंड ओमेगा? V stand for linear velocity while omega stand for angular velocity। अब तुम लोग देखो बेटा, पौने घंटे का मैं लेक्चर ये पूरा बेसिक पढ़ाई और तुम लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए कि व्हाट इज V एंड व्हाट इज ओमेगा। मारो खाई, मैं क्या बोल रही बेटा, पहला हमने जब स्टार्ट की ना तो तुमको 12 की परसेंटेज से स्टार्ट की। अच्छा, मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी 12 के बाद के बच्चों का जो परसेंटेज है वो 51 से 55 के बीच में ही आ रहा है। तुम रिजल्ट देखो कितना भी 51 to 55 है, वजह यही सब है, तुमको कुछ आते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, तुम कितनी भी भारी क्लासेस लगाओ लेकिन तुम जब पढ़ोगे नहीं तो तुमको नहीं मिलेगा कुछ भी। अब ध्यान देना, अब समझ में आया मैं बीच में कैसे उठाती हूँ बेटा? Relation between V and omega, linear velocity and angular velocity। ठीक है, अभी अपन सेपरेटली देख लिए बेटा कि लीनियर वेलोसिटी जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है तो लीनियर रहता है, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव करती है तो एंगुलर रहता है। लीनियर, एंगुलर, सबको समझा बेटा? V stand for linear velocity while the omega stand for angular velocity। What is the relation between these two? ये रिलेशन तुम है ना डेरिवेशन जो है उसके 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, तो मुझे 12th पढ़ाना है ना? तो आई जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन द फॉर्मूला V इज इक्वल टू R ओमेगा। क्या रिलेशन है बेटा? V इज इक्वल टू R ओमेगा, तुमको ये लगेगा। Similarly, relation between A and alpha. A is your linear acceleration and alpha is your angular acceleration. Velocity दोनों ही है, acceleration दोनों ही है, but this is your linear velocity and angular, linear acceleration and angular acceleration। तो देखो B को क्या कर देने का, सिर्फ R से मल्टीप्लाई कर दोगे, it gives R होगा। A is equal to R, तो V is equal to B is equal to R ओमेगा, A is equal to R अल्फा। यानी तुमको क्या करना है, B लिखे इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई विद R, A लिखे इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई विद R। ठीक है, ये लिख लो फॉर्मूला, ऐसे लिख लो, ये बेसिक था ना। क्या बोलो, रिलेशन between B and omega, relation between B and omega, तो V is equal to R ओमेगा रहता है, फिर लिखो नीचे रिलेशन between
ए एंड अल्फा। और जिसको डाउटफुल है कि मैं भूल जाऊंगा पूरा फुल फॉर्म, तो लिख लो। हाँ, पी लिनियर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर। ठीक है, अब मैं 12th स्टैंडर्ड पढ़ाने का ये सब सारी चीज पढ़ाई में ये आना बहुत जरूरी था। अगर मैं पढ़ाती जाऊँ तो वो टर्म्स ही नहीं याद है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी एक ही बार पढ़ाऊंगी ना, कल सबको याद रहना चाहिए। कल किसी को भी बीच में से उठा के पूछ दूंगी मैं कि रिलेशन बिटवीन बी एंड ओमेगा, इसका फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसका डायमेंशंस क्या है, वो तुम लोग को आना चाहिए ना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, तब तक मैं बोर्ड रख कर रही हूँ। डिफाइन सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन लिखो, डिफाइन सर्कुलर मोशन। डिफाइन, अब मैं 12th स्टैंडर्ड के स्टार्ट की हूँ। डिफाइन सर्कुलर मोशन, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब देखो, डिफाइन सर्कुलर मोशन, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। बहुत करके कभी कभी सिर्फ सर्कुलर तुमको है ना, सेक्शन ए रहता है उसमें तुमको एमसीक्यूज रहता है और 1 मार्क्स का रहता है। तो 1 मार्क्स में या तो तुमको पूछ लेगा डिफाइन सर्कुलर मोशन, या तो तुमको पूछेगा राइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of the circle is called circular motion. ठीक है, ये सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ये रेडियस, ये सेंटर हो गया सर्कल का। तो अब देखो सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है, ये मून भी रह सकता है, ये सन भी रह सकता है, ये कोई भी चीज रह सकती है। मोशन सबका ध्यान यहाँ रहना चाहिए, पेन में किसी के हाथ में नहीं रहना चाहिए। कीप योर पेन डाउन ऑन ऑफ यू and look at the board. Motion of an object along the circumference of the circle. कहाँ पर? Motion of an object along the circumference of the circle is called circular motion. 12th स्टैंडर्ड यहाँ से शुरू होगी। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसका मोशन? जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट का मोशन। कहाँ पर? along the circumference of the circle. Motion of an object along the circumference of the circle is called circular motion. ऑब्जेक्ट तो चाहिए, किसका? हवा का मोशन निकालेंगे, ऑब्जेक्ट चाहिए। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहां पर बेटा? along the circumference of the circle is called circular motion. अब इसकी खुसूसियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक की इसकी स्पेशलिटी क्या है? ठीक है, उसकी खुसूसियत क्या है? अब देखो, तुम लोग गाड़ी जो भी बाइक वगैरह चलाता है, एक्सीलरेटर यूज करता है, आगे बढ़ता है। एक्सीलरेटर क्यों यूज करता है? अपन स्पीड बढ़ाने के लिए यूज करते हैं बेटा। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, एक बार स्टार्ट में यहाँ से, तो वो कंटिन्यूस आगे बढ़ता रहेगा, पीछे नहीं आएगा। ये यहाँ गया, आपको बोलेगा नहीं मेरे को वापस यहाँ जाना है, ऐसे वैसे नहीं होता। ये एक बार स्टार्ट किया मूव करना ना, कभी तुम पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा था वापस पलट के आ गया? कभी तुम देख लो मूव मूव कर रहा था वापस पलट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया? नहीं। कोई भी चीज जब आगे कंटिन्यूस आगे बढ़ती रहती है, इसकी देखो कैरेक्टरिस्टिक का सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट है। एक है ये एसिलरेटेड मोशन रहता है। तो एसिलरेटेड यानी क्या? आगे बढ़ना। एसिलरेटेड की बेटा मीनिंग क्या रहती है? आगे बढ़ना। अपन रेस देते हैं, एसिलरेटर यूज करते हैं, गाड़ी को अपन रेस देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो एसिलरेटेड यानी आगे बढ़ना। तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो आगे बढ़ता रहता है।
तो ये कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन है बेटा? एक्सेलरेटेड। सबको समझ। ये दूसरा रहता है, ये है ना पीरियोडिक। ये मोशन कैसा रहता है? पीरियोडिक। अब देखो पीरियोडिक किसको बोलते हैं? सबके घर घड़ी है, वॉच सबके घर, ठीक है। अगर सपोज करो बेटा, उसमें तीन कांटा रहता है, एक सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। कोई सा भी एक कांटा लेना है, सपोज करो मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक का। अगर सपोज करो बेटा मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, यानी मिनट का जो कांटा है वो 12 पे, किस पे? 12 पे। उसको फिर से 12 पे आने कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट। फिर से 12 पे आने, फिर से 12 पे आने, यानी कितनी भी बार तुम देखोगे ना कि जो तुम्हारा मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक है वो 12 पे था, उसको फिर से 12 पे आने 60 मिनट लगा, फिर से 12 पे आने 60 मिनट, फिर से 12 पे आने 60 मिनट। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 59 मिनट्स लगा या 61 मिनट्स लगा। लगा ऐसा? हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आया है, 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट। वैसे ही सपोज करो अगर तुम्हारा आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक 1 पे, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, घंटे का कांटा, आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक किस पे बेटा? 1 पे। उसको फिर से 1 पे आने कितना टाइम लगेगा? 12 घंटा, 12 आवर्स। फिर से घंटे की बात कर रही हूँ, आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक की बात कर रही हूँ बेटा, एक पे कांटा है, फिर से कांटा एक पे आने 12 घंटा, फिर से कांटा, सर्कुलर मोशन ही ना, उसमें जो कांटा सर्कुलर मोशन में मूव करता है, फिर से कांटा वापस आने के लिए। तो हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कभी ऐसा हुआ कि 11 घंटा 58 मिनट्स लगा या 12 आवर 2 मिनट्स लगा? कभी ऐसा हुआ कि आर हेड ऑफ क्लॉक तुम्हारा 1 पे है, उसको फिर से 1 पहले एक बार तुम काउंट किए तो 11 आवर्स 58 मिनट्स लगा, अगेन यू काउंट द टाइम देन इट गिव्स यू 12 आवर्स 2 मिनट। ऐसा कुछ हुआ? ऑलवेज द टाइम इंटरवल इज 12 आवर। तुम 50 बार भी नोट डाउन करोगे, कीप द सेम, है ना? 12 घंटा दिखाएगा। तो जब कभी टाइम इंटरवल सेम आता है बेटा, जब कभी टाइम इंटरवल सेम रहता है ना, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो जो तुम्हारा सर्कुलर मोशन रहता है, क्योंकि देखो वो जो तुम्हारा क्लॉक था उसके अंदर मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ले लो, सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक ले लो, या तो तुम आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक ले लो, हर एक सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है ना। तो वो कैसा? इट गिव्स यू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो वो कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो वो बॉडी हमेशा आगे बढ़ती है, वापस नहीं जाती ना। ऐसा है वो सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक ऐसे आ रहा था, फिर बोला नहीं वापस भी वैसे जाने है, या मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ऐसे जा रहा था वापस गया, गया क्या? तो वो आगे कंटिन्यूअस बढ़ते रहता, पीछे नहीं आता। तो एक्सीलरेटेड मोशन है। और हर बार टाइम इंटरवल जो है इट इज सेम। कभी कम ज्यादा हुआ क्या उसमें? दिन तुम्हारा 24 घंटे का ही है ना, कभी 23 घंटे का मिनट मिनट होता है क्या? 24 घंटे की पूरा दिन रहता है। तो जब कभी टाइम इंटरवल बेटा सेम रहता है देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो सर्कुलर मोशन की खासियत की उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज योर एक्सीलरेटेड मोशन, आगे बढ़ेगा वो, पीछे नहीं जाएगा। इट इज पीरियोडिक मोशन कि हर बार टाइम इंटरवल जो है वो सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। देखो तुम्हारा पहला जो तुम क्वेश्चन लिखे हो वो है व्हाट इज सर्कुलर मोशन, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जितना बोला उतना ही काम करने का। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक, पहला इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा इट इज पीरियोडिक मोशन। खत्म। सबको समझ? आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखिए बेटा, आंसर लिखो। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, motion of an object along the circumference, motion of an object along the circumference of the circle, along the circumference of the circle
is called around the circumference of the circle is called circular motion. Is called circular motion. फिर नीचे हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक, साइड हेडिंग डालो बेटा कैरेक्टरिस्टिक. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो. It is accelerated motion. It is accelerated motion. Second point, it is periodic motion. नीचे लिखो एग्जांपल, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल से लिखो. Motion of an electron. Motion of an electron around the nucleus. First example लिखो. Motion of an electron around the nucleus. Second लिखो. Motion of the moon around the earth. Motion of the moon around the earth. Motion of the moon around the earth. Next question. Explain the rules. Explain the rules used to determine. Explain the rules used to determine. Used to determine the direction. Used to determine the direction of angular velocity. Used to determine the direction of angular velocity. अब देखिए बात का जो टॉपिक है वो क्या बोल रहे बेटा कि अभी ठीक है एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है देन इट मस्ट हैव अ एंगुलर वेलोसिटी. बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? एक्चुअली जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है. दो चीज रहती है, एक स्पीड रहती है, वेलोसिटी रहती है. तुम पढ़ चुके हो. स्पीड रहता है, एक वेलोसिटी है. स्पीड तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है. तो अभी बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की. तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है. एंगुलर स्पीड नहीं बोली ना मैं क्या बोली? एंगुलर वेलोसिटी. वेलोसिटी जो तुम्हारा है वेक्टर टर्म. वेक्टर मस्ट हैव अ डायरेक्शन. समझ में आ रहा है कहां जा रहा है? फिर एंगुलर वेलोसिटी तुम बोलते, वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इट मस्ट हैव अ डायरेक्शन. तो यानी अपने को बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा. ठीक है. अब देखो सपोज करो बेटा, इसके लिए अपन है ना राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं. ये रहा कभी नहीं यूज करोगे. यू हैव टू ऑलवेज यूज योर राइट हैंड. तो अब देखो क्या है, इधर देखना. अब इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वी यूज राइट हैंड थंब रूल. तो देखो कैसा रहता है. सपोज करो तुम्हारी बॉडी है ना क्लॉकवाइज मूव कर रही है, जो भी है. तो मैं ये राइट हैंड जो भी बॉडी थी उसको ऐसे रखी, राइट हैंड थंब रूल. ये जो मेरी कर्ल फिंगर है, ये जो कर्ल फिंगर है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. बॉडी तुम्हारी क्लॉकवाइज जा रही है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, इट शोज बाय द कर्ल्ड फिंगर. और ये जो तुम्हारा स्ट्रेच थंब है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. अगर देखो क्लॉकवाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज है, तो तुम्हारे ये जो कर्ल फिंगर है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन कि बॉडी का डायरेक्शन क्या है. और जो स्ट्रेच थंब है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो ये नहीं कि ये हाथ यूज करेंगे, सीधे ही हाथ का यूज करेंगे. समझ में आ रही बात? तो अगर चेंज कर दिए तुम,
अब बॉडी तुम्हारी ऐसे मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो डायरेक्शन shows that straight thumb shows the direction of angular velocity. अगर ऐसे जा रही है बॉडी तो स्ट्रेच थंब ऊपर जाएगा, लेकिन सीधे ही हाथ का यूज करने का, ये नहीं कि ऐसे जा रही है तो इसको और ऐसे जा रही है तो इसको। सिर्फ और सिर्फ तुमको किसका यूज करने का, यू हैव टू यूज ओनली योर राइट हैंड। तो देखो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो उसको तुम ऐसे ही, अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है तो कर्ल्ड फिंगर शोज दैट डायरेक्शन एंड द स्ट्रेट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसका यूज नहीं करते, इसी का यूज करते हैं, बॉडी को ऐसे घुमा। The curved finger shows the direction of motion and the straight thumb shows the direction of angular velocity. सबको समझ? लेकिन तुमको सिर्फ और सिर्फ सीधे हाथ का यूज, यानी कि क्लॉकवाइज में ये, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुमको सीधे हाथ का यूज करने का है। ठीक है बेटा, अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऐसे। ठीक है, सबको समझा? तो लिखो इसमें आंसर लिखो। टू determine the direction of angular velocity, to determine the direction of angular velocity, we use right hand, we use right hand, we used right hand thumb rule, we use right hand thumb rule. Stop. Curled finger of the right hand, curled finger of the right hand, curled finger of the right hand shows the sense of rotation, shows the sense of rotation, shows the sense of rotation, and the stretched thumb, and the stretched thumb shows the direction of, shows the direction of angular velocity, shows the direction of angular velocity. ये डायग्राम बना दो बेटा, है ना? जब ये क्लॉकवाइज जाएगा तो ऊपर, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो नीचे। ओके सब बच्चों, एक काम करना, या तो घर पे अच्छे से सोने का, या तो यहाँ आने का तो पढ़ने का, एक जगह अच्छे से काम करो, या तो एकदम अच्छा सो या तो एकदम अच्छा पढ़ो। तुम सो गए, मेरे को ऐसा लगा कि मैं बहुत खराब पढ़ा रही हूँ, इसलिए कोई बच्चा सोता ना मेरे को इससे अंदर सोता तो मैं बहुत खराब पढ़ा रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म, ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट टाइम बता दो। एक्सप्लेन द टर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सप्लेन द टर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, explain the term uniform circular motion with the help of example। 2 मार्क्स के लिए आता है ना बेटा,
Explain the term uniform circular motion with the help of example. With the help of example. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी यूज द सफिक्स यूसीएल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यूसीएल। तो अब देखो इसको भी देखेंगे अपन कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या। अभी तुम लोग सब जूनियर कॉलेज में सबको यूनिफॉर्म है ना, चाहे एनईएस में रहो, चाहे केवीएस में, चाहे बीएनएन में, हर जगह यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म यानी क्या, उसमें टर्म एक यूज किया है यूनिफॉर्म से एक जैसा, है ना। स्कूल में अपन रहते हैं तो यूनिफॉर्म रहता है। पहले थे ना जो हम लोग पढ़ते थे तब जूनियर कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं रहता, लेकिन उसमें क्या हो गया ना, स्कूल से डायरेक्ट निकल के बच्चे जूनियर कॉलेज में जाने का, तो कैसे बोलते हैं ना, पर निकल आता है बहुत फॉर्म में, कोई भी कैसे लगता है फैशन शो चल रहा है। तो और जो बेचारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स रहते थे वो थोड़े इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन आती थी, उसके पास इतना अच्छा है, मेरे पास इतनी समझ नहीं रहती बच्चों को, इसके लिए बाद में ऐसा हुआ कि नहीं स्ट्रेसफुल रखते। फिर जब डिग्री कॉलेज में जाते हैं ना तो तुम लोग को आ जाता है उतना सेंस कि मेरे पास जितना है को उसमें कुछ है नहीं, उसके पास जितना है उसमें कुछ है। लेकिन जब छोटी उम्र के रहते ना इतना फर्क समझ में नहीं आता, फिर अपन घर जाके जिस करने का कि नहीं हमने उसके पास ऐसा किया, जो भी अपने पेरेंट्स से उसके पास इतना अच्छा है तो मेरे पास नहीं। तो क्योंकि जब छोटे रहते इतना शौक नहीं रहता, मेरे पास इतना नहीं रहता ना माइंड का, अपन वो चीज को डिस्टिंग्विश कर सके कि अपना फैमिली का क्या है। तो इसके लिए जूनियर कॉलेज में ड्रेस कोड आया। तो यूनिफॉर्म यदि एक जैसा, तुम मेजर फैमिली से हो, लोग फैमिली से बहुत अपर क्लास के हो, सबको एक जैसे प्रेजेंट किया, यूनिफॉर्म यानी एक जैसा। तो अब वो चीज यहाँ पर आई है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो है ना, सर्कुलर मोशन सबको मालूम है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, लेकिन उसके साथ एक वर्ड लगा दिया वो यूनिफॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, अब देखो सर्कुलर मोशन यानी क्या बेटा, कि ये ऑब्जेक्ट को पूरा के पूरा सर्कल कवर करके वापस यहाँ आने के, तो इसकी मर्जी स्पीड ये कम रख के जाए, स्लो हो जाए, फिर बढ़ा दे, फिर कम करे, लेकिन उसका काम क्या सर्कुलर मोशन है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पूरा चक्कर काट के वापस यहाँ पर, ये सर्कुलर मोशन है। अब स्पीड इसकी कम है कि ज्यादा है उससे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं बात करती यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म की मीनिंग क्या है कि थ्रू आउट द मोशन ये जो पार्टिकल है उसकी लीनियर स्पीड जो है वो सेम रहना चाहिए। सर्कुलर मोशन सिंपल है कि बॉडी को अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मूव करने दें, है ना। सर्कुलर मोशन यानी क्या बेटा, बॉडी को अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मूव करने दें। अब वो अपनी स्पीड बढ़ा के करे चाहे घटा के करे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बट व्हेन वी यूज द टर्म यूनिफॉर्म देन there is a restriction that the particle must have a same speed throughout its motion। लेकिन जब अपन एक वर्ड सिर्फ लगा दिए कि यूनिफॉर्म, तो उसका मतलब क्या है कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो थ्रू आउट द मोशन कैसे रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of the circle with a constant linear speed, then it is called uniform circular motion। पूरी definition से लिखते हैं, motion of an object along the circumference of the circle with constant linear speed, उसकी जो linear speed रहेगी ना वो constant रहना चाहिए, then it is called uniform circular motion। अब देखो यहाँ पर अगर तुम इसका निकालोगे, इसकी यहाँ पर स्पीड जो है मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। जैसे अगर सपोज करो पार्टिकल की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, या तुम 40 मीटर पर सेकेंड ले लो, उसकी स्पीड कितनी ले ली, 40 मीटर पर सेकेंड ले ली, तो थ्रू आउट उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 40 रहेगा।
लेकिन जो डायरेक्शन अभी देखो पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका डायरेक्शन कहाँ है, क्या है। अगर पार्टिकल यहाँ रहेगा तो उसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन जैसे। अगर सपोज करो पार्टिकल यहाँ है तो उसका डायरेक्शन ऐसा जाएगा, पार्टिकल यहाँ है तो डायरेक्शन ऐसा। यानी यहाँ पर कैसा रहेगा, मैग्नीट्यूड 40 रहेगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट चेंज होता हुआ रहेगा। क्या होता रहेगा बेटा, चेंज होता रहेगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन magnitude of linear velocity remains same while its direction change continuously. एक्चुअली देखो तुम यहाँ अभी ना कैसा रहता है ना, जब एक कर्व सरफेस ले ली, ठीक, अगर उसको मैं छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करूंगी ना तो ये लीनियर हो जाएगा। तुम एक कर्व सरफेस ले उसका एकदम छोटी छोटी स्ट्रिप बनाओगे ना तो ये लीनियर रहेगा, तुमको देखने में लगेगा क्या, ये लीनियर है, ठीक है। ये पूरा कर्व है, तुम एक पूरा सर्कल बना लो लेकिन उसका छोटा छोटा हिस्सा लोगे ना तो लीनियर दिखेगा, ठीक है। छोटी छोटी स्ट्रिप लोगे तो इसके लिए वो छोटी छोटी जगह पर लीनियर होगी, ठीक है। मोशन of an object along the circumference of the circle with a constant linear speed is called UCM. In UCM, magnitude of linear velocity remains same. यानी उसकी स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकेंड वो सेम रहेगी, बट इट्स डायरेक्शन देखो हर बार उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट इट्स डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूअसली, ठीक है। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल अपने को देना रहेगा। देखो अब स्पीड अगर सेम है तो हर बार उसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगेगा। गाड़ी की स्पीड हमेशा 40 है तो ना स्पीड कम हो रही है ना स्पीड ज्यादा, तो उसको हर बार इक्वल उतना ही टाइम लगेगा ना। अभी सपोज करो तुम घर से क्लासेस आते हो, ठीक है, अगर तुम अपनी स्पीड बढ़ा दिए तो तुम जल्दी पहुंचोगे, तुम स्लो स्लो चलोगे तो तुमको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से चलोगे तो हर बार तुम 5 मिनट में क्लासेस पहुंचोगे। तो जब इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है बेटा तो उसको हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगेगा, टाइम इंटरवल सेम रहेगा ना, नहीं स्पीड कम हो रही है नहीं स्पीड बढ़ रही है, हर बार सेम रहेगी। तो इसको यहाँ से यहाँ आगे अगर सपोज करो पहली बार 2 घंटा लगा तो दूसरी बार भी उसको 2 घंटा लगेगा, तीसरी बार भी 2 घंटा, चौथी बार भी 2 घंटा, क्योंकि ना तो वो पार्टिकल स्पीड अपनी बढ़ा रहा है ना स्पीड कम कर रहा है, तो हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आएगा। जब कभी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो यूसीएम तुम्हारा कौन सा है, पीरियोडिक, कौन सा है, पीरियोडिक मोशन। इसकी एग्जांपल तुम दे दो, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक दे दो, आवर एनिमल्स आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक दे दो, चाहे सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, तीनों में से कोई सी भी एक एग्जांपल तुम डाल दो। तुम मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ले लो, हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहता है ना, स्पीड सेम रहती है इसके लिए तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आता है। तुम सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक ले लो, चाहे तुम आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक ले लो, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी एग्जाम्स में आता है ना एमसीक्यूज के लिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। In uniform circular motion, value of alpha is 0. क्यों 0? Velocity same है। अभी देखो ये v सेम है, v is equal to, एक बार सर्कल बन गया तो उसका रेडियस चेंज होता है क्या? एक बार तुम सर्कल बना दिए तो क्या वो रेडियस कम ज्यादा होता है क्या? ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, डेफिनेटली ये कांस्टेंट आएगा, आएगा ना। ये तुम 40 रखते हो, ये तुम्हारा सपोज करो 2 मीटर का जो भी का भी तुम बनाए, ये दोनों चीज कांस्टेंट है बेटा, तो v अपॉन r तुम्हारा क्या है, ओमेगा है। अभी अगर ये 40 है तुम्हारा सर्कल 2 का है, रेडियस 2 है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 20, इतनी आ गई। हर बार ओमेगा की वैल्यू इतनी आएगी, जब ओमेगा कांस्टेंट है, स्पीड ना कम हो रही ना ज्यादा हो रही है, तो एक्सीलरेशन कितना आता है, एक्सीलरेशन ही बढ़ाना, तो स्पीड कांस्टेंट है ना, बढ़ रही है क्या कम हो रही है क्या, स्पीड कांस्टेंट है, तो कितना आएगा अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन बढ़ना, बढ़ रहा है क्या, तो 0 ना, ये कितना आ गया अल्फा 0। इन यूसीएम वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0। ये सब चीज है ना जो बारीक बारीक चीज है एमसीक्यूज में। और बच्चे है ना एक बात बोलूं,
एमसीक्यूज में तुमको है ना सबसे ज्यादा बच्चे जो अटकते हैं ना वो एमसीक्यूज है। क्वेश्चन आंसर जी ध्यान लगा कर अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स को, डेरिवेशंस और प्रैक्टिस है, लेकिन एमसीक्यूज कोई नहीं करते। तो एमसीक्यूज में तुम धक्काबाजी करते हो, है ना? अगर सही आ गया तो ठीक, गलत आ गया तो भी ठीक, वही दम मार्क्स मिलता भी है उसमें, वही दम मार्क्स चला भी जाता है। सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल पोजीशन रहती है एमसीक्यूज की रहती है। तुम सिर्फ मोशन of a clock. Fourth point, for example, motion of a minute hand of a clock. यहाँ तुम मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक लिखो, सेकंड लिखो, चाहे आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक। फिफ्थ पॉइंट लिखो पीरियोडिक। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो फिफ्थ करके एमसीक्यूज के लिए। फॉर यूसीएम अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। फॉर यूसीएम अल्फा इज इक्वल टू 0। अभी क्या बता रही थी बेटा कि जब हम छोटा छोटा लेते हैं तो सब लीनियर है, तो तुम धीरे धीरे पढ़ रहे हो तो क्या लोगे तुम लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे पढ़ोगे? अगर ऐसे हेड डाउन करोगे तो कैसे पढ़ोगे? पहले टेक्स्ट रहेगा। एक्सप्लेन, इसका उल्टा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अपोजिट। एक्सप्लेन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्सप्लेन non-uniform circular motion with the help of example. With the help of example. With the help of example. Keep your pen down and look at the board all of you. अब देखो जो तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़े ना, उसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉडी को अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मूव करना, ये सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में बॉडी को अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल तो मूव करना ही है, लेकिन यहाँ पर स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर क्या होगा? बॉडी को यहाँ से पूरा यहाँ आने का, यहाँ पर अगर स्पीड कम ज्यादा हुई तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। स्पीड अगर थ्रू आउट द मोशन सेम है तो सर यूनिफॉर्म, और स्पीड अगर चेंज होती है, वेरी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। यानी सर्कुलर मोशन तो है ही, क्योंकि बॉडी को अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ही मूव करना है, लेकिन कंडीशन नहीं है इसमें कि इसकी स्पीड सेम है। हो सकता है जब यहाँ से यहाँ तक गया उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड थी, फिर यहाँ पे आया 30 हो गई, फिर 35 हो गई, फिर 45 हो गई, फिर 50 होके यहाँ पे आया। तो जब कभी स्पीड उसको अराउंड द सर्कम, क्योंकि सर्कल आ गया उसका मतलब क्या है? बॉडी को अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मूव करना ही है ना? लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड क्या होगी? वैल्यू। सबको समझा? अगर स्पीड वेरी होगी तो पीरियोडिक रहेगा क्या? अभी हो सकता है कि बहुत स्लो जाके यहाँ आया तो उसको 5 घंटा लगा, हो सकता है बहुत स्पीड में चला गया तो 4 घंटा लगा, हो सकता है कभी स्पीड बढ़ाया घटाया फिर ऐसे करके 3.5 घंटा लग गया, तो पीरियोडिक रहेगा क्या? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है क्या बेटा? नहीं। इसमें अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, बढ़ भी रही है घट भी रही है ना, स्पीड चेंज हो रही है, तो अल्फा 0 नहीं आएगा। अच्छा में कैसे रहता? अल्फा क्या लिखे थे तुम? डी ओमेगा अपॉन डी लिखे थे तुम अल्फा। इसका मतलब क्या है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज यानी क्या? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। जब इससे पहले यूनिफॉर्म में कैसा था? यहाँ पर भी स्पीड वही थी, यहाँ पर भी स्पीड वही थी, तो 0 आ गया। इधर देखो बेटा, अल्फा का कॉन्सेप्ट समझो। हाँ, यहाँ पर एक्चुअली में अल्फा क्या है? इधर सेकेंड लास्ट है, मिडल वन। अल्फा क्या है? डी ओमेगा अपॉन डी टी।
यानी इसका मतलब क्या है, एंड चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। जब तुम यूसीएम पढ़ रहे थे तो स्पीड चेंज हो रही थी क्या बेटा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है सेम वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो कितना हो गया, जीरो, जीरो अपॉन समथिंग बिकम जीरो, तो यहाँ पे इसके लिए अल्फा जीरो आ गया था। लेकिन तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म में कैसा है, यहाँ पर तुमको कुछ स्पीड मिलेगी, यहाँ पर भी तुमको कुछ स्पीड मिलेगी, कम ज्यादा हो रही है ना। तो यहाँ पर स्टार्ट में तुम किए तो 40 मीटर थी, फाइनल पे सपोज करो 50 थी, तो 50 माइनस 40 बिकम 10, जो टाइम लगा उससे तुम डिवाइड करोगे तो कुछ तो अल्फा की वैल्यू आएगी, आएगी बेटा। तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, जब डिफरेंस रहता है तो कुछ तो वैल्यू आएगी। सपोज करो बेटा यहाँ पर तुम्हारी बॉडी है, उसकी इनिशियल स्पीड है ना 40 है, ठीक है, यहाँ पे बढ़ के कितनी हो गई 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना सबको समझ। बॉडी जब स्टार्ट हुई ना तो उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म की बात करें 40, यहाँ पे बढ़ के कितनी हो गई 60, रेडियस कितना है 2 है ना, तो ओमेगा 1 कितना हो जाएगा 40/2, ओमेगा 2 कितना हो गया 60/2, दैट बिकम 20, इट बिकम 30, तो ये कितना आ गया 30 माइनस 20, अगर इसको 5 मिनट लगा या जितना भी लगा वो तुम 3 से डिवाइड कर दोगे, तो अल्फा की कुछ तो वैल्यू आएगी बेटा, समझ, कुछ तो वैल्यू अल्फा की आएगी, अल्फा जीरो रहेगा क्या, नहीं, जबकि यूनिफॉर्म में क्या था, अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे भी 40 रहेगी, तो जीरो आ जाएगा। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा इज जीरो, बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा इज नॉट जीरो, क्योंकि चेंज हो रही है स्पीड, जब कोई चीज चेंज होती है बेटा कुछ तो मिलेगा ना अपने को, कुछ तो मिलेगा ना चेंज होएगा तो इसके लिए अपने को कुछ वैल्यूज मिलती है और अल्फा जीरो नहीं है। हो गया, सबको समझे बेटा। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल, ठीक है। अब है ना देखो, अभी ये फैन है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, स्पीड कम ज्यादा हो रही है क्या, तुम जब तक वो रेगुलेटर चेंज नहीं करोगे स्पीड कम ज्यादा होगी, ये यूनिफॉर्म है। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत गौर से सुनना, अगर मैं जाके बटन बंद कर दूं, स्विच ऑफ द फैन, देन व्हाट विल हैपन, कम डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट रुक जाएगा, कम होते 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 फिर रुक, और जैसे तुम बटन चालू कर दोगे तो फिर डायरेक्ट एकदम स्पीड में चलने लगता है क्या, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, यानी जैसे ही अपन फैन की बटन ऑन या ऑफ करते हैं, ये यूनिफॉर्म है, हाँ ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसकी स्पीड ना कम हो रही है बेटा ना ज्यादा हो रही है, लेकिन जैसे ही तुम पंखे की बटन ऑन या ऑफ करते हो तो उसकी, अगर तुम ऑन करोगे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, और जैसे ही तुम बंद करते हो तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, फिर जाके वो रुक जाता है। तो at that position it appears the example for non-uniform circular motion, ये सर्कुलर है, लेकिन जैसे ही तुम फैन की बटन ऑन या ऑफ करते हो, जैसे ही फौरन ना, तो इट गिव्स द एग्जांपल फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। सबको समझा, अभी तुम बंद कर दो तो कैसा होगा बेटा, डायरेक्ट नहीं बंद होता, ट्यूबलाइट इंस्टेंट प्रोसेस है, तुम डायरेक्ट बटन बंद वो बंद, वो धीरे 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 नहीं बंद होती, वो डायरेक्ट बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ट्यूबलाइट का यही केस है, तुम उसकी बटन बंद कर दी वो इंस्टेंट बंद हो जाएगी, लेकिन अगर तुम फैन की बटन बंद करोगे तो डायरेक्ट रुक जाएगा, धीरे धीरे रुकता है, तुम चालू कर दोगे डायरेक्ट झट से नहीं चालू हो, 5 पे रखे एकदम फड़ फड़ फड़, वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी उसकी। तो इट शोज द एग्जांपल फॉर नॉन, सबको समझे, किसी को तो डाउट, चलो देखो, ये इसी काम नहीं करे, पीछे कुछ आ रही है, हो रही है ना, पर मेरे को तो बहुत गर्म पड़ रहा है, समझ में आ रहा, देखो एक बार में बात समझ में आती है। फर्स्ट ड्यूरिंग सर्कुलर, फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन लिखिए बेटा, फर्स्ट ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन
during circular motion, if the speed of the particle during circular motion, if the speed of the particle varies during circular motion, if the speed of the particle varies, change भी लिख सकते हो, हाँ तो varies लिखो या तो you can use the term change. It is called non-Euclidean. It is called non-Euclidean. It is called non-Euclidean. Second point, non-Euclidean is not a periodic motion. पता ही ना मैं क्यों? कभी टाइम कम लगेगा, कभी टाइम ज्यादा लगेगा, है ना? क्योंकि उसकी स्पीड वैरी होगी. Non-Euclidean is not a periodic motion. Third लिखो, for example, when a fan is switched on or off. For example, when a fan is switched on or off, comma, the speed of the particle, comma, the speed of the particle of the fan, the speed of the particle of the fan go on increasing or decreasing, go on increasing or decreasing for some time. समझा बेटा? कुछ वक्त के लिए, हाँ, उसके बाद तो यूनिफॉर्म में आ जाता है. नेक्स्ट, फॉर non-Euclidean, लास्ट पॉइंट लिखो बेटा. फॉर non-Euclidean अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0. सबको समझा ना? क्यों 0 नहीं रहता? अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0. अब क्या करो ना बेटा, मैं पढ़ा रही हूँ, बस थोड़ा सा पानी पी लो. तुम लोग इतना जो पढ़ाई एक बार पढ़ते बैठो, तो अगर उसमें कुछ डाउट्स हो तो पूछो. मैं पढ़ाऊंगी, हाँ अभी. मैं सिर्फ कोई एक बार तुम लोग रीड करो तो तुम लोग आपस में बात करने लगते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको वेरी इंपॉर्टेंट डालो, वेरी इंपॉर्टेंट डाल के लिखो. इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ऑसिलेटरी मोशन और एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियस, जो चैप्टर है ना, उसमें लगेगा. हाँ, ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रही है, define centripetal force. Define centripetal force. Write its unit and dimension. Define centripetal force. Write its unit and dimension, and also give example. And also give its example.
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Define centripetal force, write its unit and dimension, and also give its example. इसके एक्चुअल में है ना डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है ना। A particle performing you see this मैं क्लास से बाहर कर दूंगी। अब अगर मेरे को कोई बात करता दिखाई दे ना आई सेंड हिम आउटसाइड ऑफ द क्लास डायरेक्टली। मैं लिख के पढ़ाऊंगी ना डेफिनेशन, क्योंकि सारी डेफिनेशन नहीं है, मैं बोल के कर सकती हूँ लेकिन तुमको इतना दिमाग में नहीं जाएगा। अब देखो तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मैं ना पहले एग्जांपल देती हूँ उसके बाद इसको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ना इसकी जो डेफिनेशन है और इसका जो कॉन्सेप्ट है दोनों एकदम अलग अलग है। अभी देखो तुम लोग बोलती हो ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तुम क्या बोलती हो, there always exists a electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron. अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ो, ये पिक्चर तुम्हारे पास है, तुम केमिस्ट्री पढ़ो तो न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स रहता है, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी रह सकता है या तो रिपल्सिव भी रह सकता है, बट देयर ऑलवेज एक्सिस्ट अ फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। तो देखो मैं क्या बोलूंगा बेटा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हमेशा फोर्स रहता है, इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी रिपल्सिव। अगर सेम लाइक चार्ज है तो रिपल्सिव और अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। तो यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एक और पिक्चर में बना रही हूँ, ये अर्थ है, ये सपोज करो मून, ठीक है। अर्थ और मून के बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अर्थ है बेटा, ये मून है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन अगर तुम सिमिलैरिटी देखोगे तो यहाँ पर भी सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर भी सर्कुलर मोशन है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि तुम्हारा सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है देन इट मस्ट हैव अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तुम्हारा टर्म है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक तरीके का फोर्स है, फोर्स है, टर्म है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी एक तरीके का फोर्स। कैसा फोर्स, बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करवाने के लिए जो फोर्स लगता है, बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करवाने के लिए जो फोर्स लगता है ना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं एक लाइन में तुमको समझा दिया, डेफिनेशन टोटल अलग है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसका वही है। जहां कहीं पर भी ऐसा होगा कि बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है वहां सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है। तुम सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन में भी पढ़े हो, जो पढ़ा होगा उसके लिए बात कर रही हूँ, वहां पर है। तब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सराउंड में सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे मूव करना है, सर्कल में। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है।
यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करे तो फोर्सफुली सर्कल में मूव करे तो उसकी मर्जी वो तो भाग जाए, कहीं भी चला जाए, कहीं पे भी चला जाए। लेकिन कोई एक चीज है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करे तो वो जो फोर्स रहता है दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। शॉर्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करवाने के लिए जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सबको समझा? लेकिन हम एक डेफिनेशन, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएफ, सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट किसके लिए? यूसीएफ के लिए। कभी तुम ऐसे पढ़े हो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जा रहा था फिर उसकी स्पीड कम हो गई? कभी पढ़े? कभी तुम देखे हो मून बोल रहा है कि मून बहुत स्पीड में जा रहा था उसकी स्पीड कम हो गई? जो आवर्स का टाइम का टेबल है ना उसमें सब कांस्टेंट रहता है। A particle performing UCM, जब कभी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहता है is act upon by a force directed along the radius towards the center of the circle is called centripetal force। मैं तुमको बहुत देर से बोल रही हूँ बेटा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन एकदम अलग। कॉन्सेप्ट याद रखना, डेफिनेशन भी लिखने के लिए याद रखना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब कभी कोई बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करवाना है तो इट मस्ट रिक्वायर अ सेंट्रीपिटल फोर्स। बगैर सेंट्रीपिटल फोर्स की बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर सकती। तो अब देखो हम, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ यूसीएम इज एक्ट अपॉन बाय अ फोर्स, इसके ऊपर फोर्स लगा है डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहां डायरेक्टेड है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, towards the center of the circle. That force is called centripetal force. A particle performing UCM, इसके लिए है वो UCM के लिए। A particle performing UCM is act upon by a force। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल नहीं है ना, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। A particle performing a UCM, a particle performing a UCM is act upon by a force। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है directed along the radius towards the center of the circle। कहाँ पे लग रहा है? Along the radius towards the center of the circle is called centripetal। अब पार्टिकल किसके ऊपर बात करेंगे अपन? पार्टिकल्स। A particle performing UCM, a particle performing UCM is act upon by a force। दोनों के ऊपर फोर्स है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फिर यहाँ ग्रेविटेशन है। जमीन मून के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है ना, यहाँ पर अर्थ जो है वो मून के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम इज एक्ट अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है दिमाग में तुम लोग को रखने के हिसाब से कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो वहां आंख बंद करके तुमको क्या लिखने का? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी जो अपनी गाड़ी का टायर रहता है वो जो टायर है इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। कैसे घूमता है? सब बच्चे देखे ना, बाइक का टायर ले लो, कार का ले लो, ट्रक का ले लो, तो जो टायर है वो कैसे मूव करता है? सर्कुलर मोशन में। तो टायर के पास कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन दिया वहां पर? कौन दिया? रोड और टायर के बीच में क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। रोड और टायर के बीच में कौन है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स बिहेव लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिहेव लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिहेव लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो शॉर्ट क्या है, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है। लेकिन बाय डेफिनेशन a particle performing UCM is act upon by a force directed along the radius towards the center of the circle is called circular motion। अब ये काम इसका डेफिनेशन का हो गया, एग्जांपल बता दी, एग्जांपल भी हो गया। अब इसका है ना जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका फॉर्मूला है -mv² अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या? खड़ी क्यों नहीं देखेगा?
ये टॉपिक खत्म करके कभी खाऊंगी तो कल ही पढ़ाऊंगी इसको। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला है -mv² on r, where m is the mass of the particle। जो भी तुम्हारा पार्टिकल है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन लेते हो तो इलेक्ट्रॉन का मास, तुम अगर मून लेते हो तो उसका मास, तुम अगर टायर की बात करते हो तो टायर का मास, उसकी वेलोसिटी और सर्कल बनाते हैं तो इट मस्ट हैव अ मास, है ना। तो m स्टैंड फॉर मास ऑफ द पार्टिकल, इट्स वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी इसकी यूनिट नॉर्मली अगर मैं तुम लोग से पूछती हूँ ना, मेरा 10 मिनट खराब हो जाएगा, पूछूंगी नहीं, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। एक्चुअल में मेरा फोर्स कोई सा भी रहने दो, ग्रेविटेशनल फोर्स रहने दो, सेंट्रीपिटल फोर्स रहने दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रोटेशनल फोर्स, दुनिया जहाँ का जो फोर्स ले लेता है वो फोर्स लो, उसकी यूनिट जो रहती है ऑलवेज रहती है न्यूटन। तो कोई सा भी फोर्स हो एक ही यूनिट रहती है। तुम जब है ना 11th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर पढ़े तो उसमें डिराइव यूनिट पढ़े, है ना, डिराइव 7 फंडामेंटल है, उसके बाद डिराइव। तो तुम कोई सा भी फोर्स बोलो, फोर्स की एक ही यूनिट है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहने दो, सेंट्रीपिटल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रिक्शनल, कोई सा, तो ऑलवेज द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। अब लेकिन मैं जब डायमेंशन देखती हूँ ना तो मेरे को न्यूटन नहीं सकता, डायमेंशन में एनएलटी वाला है, तो उसमें मेरे को किलोग्राम मीटर सेकंड वाला टर्म चाहिए। तो अगर तुम यूनिट लिखते, अगर तुमको नहीं समझ में आता है ना तो दो काम कर सकते हो, तुम यहाँ पे जाओगे, ठीक है। अब अगर तुम इससे निकालोगे ना तो मास की यूनिट क्या है बेटा, किलोग्राम, क्या है बेटा, किलोग्राम। वेलोसिटी रहता है मीटर पर सेकंड, लेकिन दो बार है तो स्क्वायर लगा, रेडियस जो रहता है वो क्या रहता है, मीटर में रहता है, माइनस का कोई काम नहीं रहता, हाँ, यूनिट में और डायमेंशन। मास जो है किसमें ऐसा यूनिट में अपन मास किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम। वेलोसिटी क्या रहता है, मीटर पर सेकंड, स्क्वायर बोल रहा है इसके लिए दो बार कर दी दोनों को, रेडियस जो है वो मीटर में रहती है, फिर मीटर से 1 मीटर हट गया तो तुमको मिलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी और यूनिट है, या तुम न्यूटन लिखो चाहे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअल में लिखने का मतलब है न्यूटन लिख के काम हो जाता है, लेकिन डायमेंशन तुम न्यूटन का नहीं निकाल सकते, तो तुमको डायमेंशन के लिए वापस इस पे ही आनी है, इसलिए मैं यहाँ पे की इसका डायमेंशन तुमको क्वेश्चन में बोला, तो m इसको तुम चेंज कर सकते हो आगे पीछे, स्क्वायर ब्रैकेट में mlt को तुम t lm लिखो, lmt लिखो, जो लिखना लिखो, तुम इसको आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर क्वांटिटी में रिमेन्स है। मास एक बार है टाइम्स दो बार, m1 l1 t⁻²। सब बच्चों को समझा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि अभी जैसे तुम ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर, उसमें भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को लेके पूरा पूरा पढ़ने का तुमको, उसमें बोर्ड्स पोस्टुलेट पूरा इसी के ऊपर डिपेंड है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। तो शॉर्ट ग्रेविटेशन तुम पढ़ चुके, तो जब कभी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है, टायर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो वहां क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दिमाग में बिठा लो, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसके पास क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन डेफिनेशन पेपर में लिखने के लिए नहीं लिख सकते ऐसे, तो तुम क्या लिखोगे, तो 5 मिनट लगेगा। A particle performing QCM is act upon by a force directed along the radius towards the center of the circle is called circular motion। इसका फॉर्मूला कुछ नहीं कर सकते, साइंटिस्ट को दिए, मैं कुछ नहीं कर सकती, उसका फॉर्मूला कांस्टेंट है, माइनस साइन है ना सफिक्स के लिए लगाए, जब अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं ना तो उसमें माइनस साइन लगाते हैं, v स्क्वायर अपॉन r, इसकी यूनिट है न्यूटन। नहीं याद आता तो चुपचाप न्यूटन लिखते हैं, एग्जाम में ये नहीं तुमको करना है, अगर तुम फॉर्मूला निकाल ले तुम ये लिख दो, तुम इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट करके ये लिख दो, नहीं आता था तुमको न्यूटन याद हो तो तुम न्यूटन लिख दो, उसका फिर ये न्यूटन लिख दिया, क्योंकि तुमको नहीं आ रहा है तुमको डायमेंशन कैसे लिखोगे, तो ये न्यूटन बोला ना तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बचपन से पढ़ते F इज इक्वल टू m। अगर कोई भी बुक लेते ना उसका जो फ्रंट पेज है F इज इक्वल टू m रहता ही है, mg रहेगा,
मास एक्सीलरेशन, दोनों की यूनिट लिख के डायमेंशन निकाल दी। इसकी यूनिट क्या है? एक्सीलरेशन की यूनिट क्या रहती है? वही आ गया, वही आया। तो थोड़ा से ना, थोड़ा ऐसे अपने दिमाग को वो करो, सोचने के काबिल बनाओ कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे, लेकिन लेके तो आने का है, ब्लैंक तो नहीं छोड़ना है, सबको लेके कैलकुलेट करना ही है। तुम यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो, तुम कैसे भी लेके आओ, वही चीज आना चाहिए। सब कुछ समझो। इसमें कुछ डाउट्स है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो लिखो, घड़ी कोई नहीं देखेगा। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लिखो, a particle performing और कल से है ना सब टाइम पे आने निकलना। अगर 2-3 मिनट तक वेट करूंगी उसके बाद मैं दरवाजा लॉक कर दूंगी, बाहर ही डर दूंगी ये अंदर। A particle performing an UCM, a particle performing an UCM is act upon by a force, is act upon by a force directed along the radius towards the center of the circle, directed along the radius towards the center of the circle, towards the center of the circle is called centripetal force. Second point, it is given by centripetal force is equal to minus mv square upon r. Third point, its unit is Newton, bracket में लिखो, kilogram meter per second square. Third point, its unit is Newton, bracket में लिखो, kilogram meter per second square. Fourth point, its dimension. N1 L1 e raised to minus 2. Example, the electrostatic force between electron and nucleus, the electrostatic force between electron and nucleus provide centripetal force. The electrostatic force between electron and nucleus provide centripetal force. Same तुम क्या लिख सकते हो? The gravitational force between the moon and the earth provide. लिखो, साइंटिस्ट लोग लिखो। Second example, जो भी दिमाग में रहा एग्जाम में तो तुमको लिखने आना चाहिए। The gravitational force between moon and earth, the gravitational force between moon and earth act as a centripetal force. और दूसरी बात ये पढ़ के आ रहा था जितना पढ़ाई है।